नमस्कार आप सभी को। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आप सबकी मुख्य परीक्षा की तैयारी भी विधिवत सही दिशा में चल रही होगी। कल मुख्य परीक्षा का एक प्रश्न आप सबके साथ साझा किया था, उसका डिस्कशन भी हमने किया था। बहुत ही बृहद स्तर पर उसका डिस्कशन भी हुआ था, लेकिन तकनीकी समस्या के कारण उस वीडियो में आवाज़ नहीं जा रही थी, वॉइस की उसमें समस्या थी और जिसके चलते वो पूरा का पूरा जो वीडियो था वो ख़राब हुआ था। और आप में से किसी भी छात्र ने यह ज़रूरत नहीं समझी या आवश्यकता नहीं समझी कि कम से कम इस वीडियो में प्रश्न दिख रहा है तो प्रश्न का जवाब तो दिया जाए। आपको सारी चीज़ें पता हैं, आपको जवाब देना चाहिए था, लेकिन वह भी आपने नहीं दिया। कोई बात नहीं, आज फिर से उसी प्रश्न की हम चर्चा करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और एक एक पॉइंट को हम कवर करते हुए इस प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न था जो कल का प्रश्न था, उसी को हम आगे यहाँ पे बढ़ाएंगे आज और उसी की हम बात करेंगे। प्रश्न है, मेंटल प्लूम को परिभाषित कीजिए। मेंटल प्लूम को परिभाषित कीजिए। मेंटल प्लूम को परिभाषित कीजिए और प्लेट विवर्तनिकी में इसकी भूमिका को स्पष्ट कीजिए। और प्लेट विवर्तनिकी में इसकी भूमिका को स्पष्ट कीजिए। इसकी भूमिका को स्पष्ट कीजिए, साथ ही प्लेट विवर्तनिकी के किनारों का सचित्र वर्णन कीजिए। साथ ही प्लेट विवर्तनिकी के किनारों का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है कि मेंटल प्लूम को परिभाषित कीजिए और प्लेट विवर्तनिकी में इसकी भूमिका को स्पष्ट कीजिए, साथ ही प्लेट विवर्तनिकी के किनारों का सचित्र वर्णन कीजिए। प्रश्न 3 भागों में। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, एक एक स्टेप जो मैंने आपको बताया है उसी आधार पे हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले क्या करना होता है, स्टेप 1 आपका क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसके लिए, बात कर रहे हैं बिहार राज्य विशेष के छात्रों के लिए। बीपीएससी स्पेशल चर्चा चल रही है, बिहार राज्य विशेष के मुख्य परीक्षा पर आधारित एक कार्यक्रम चल रहा है। सबसे पहले मैंने आपको बताया है, और ऐसे छात्र जिन्होंने पहली वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ जाकर पहली वीडियो देखिएगा, उसके बाद हमारे उत्तर लेखन के कार्यक्रम से जुड़ेंगे यदि आप, तो आपको चीज़ें ज़्यादा विधिवत तरीके से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। अब स्टेप 1 मैंने क्या बताया है कि जब भी कोई प्रश्न आपको मिलता है तो सबसे पहले कितनी बार, 2 बार, सबसे पहले 2 बार उस प्रश्न को पढ़ना है। और जब 2 बार आप उस प्रश्न को पढ़ते हो तो आगे आपको क्या करना होता है, आगे आपको कीवर्ड अंडरलाइन करने होते हैं। जो प्रमुख शब्द होते हैं विशेष रूप से जिन पर प्रश्न केंद्रित होता है, कीवर्ड्स जो होते हैं उनको हाईलाइट करना होता है। इसमें यदि हम पढ़ें, इस प्रश्न को यदि हमने 2 बार पढ़ लिया और उसके बाद फिर हम इसको कीवर्ड देखते हैं क्या है, तो इसमें जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो देखने को मिलता है मेंटल प्लूम को परिभाषित कीजिए। मतलब पहला कीवर्ड आपका क्या है, मेंटल प्लूम, क्योंकि मेंटल प्लूम को ही पहले भाग में आपको बताना है। आगे बढ़ेंगे तो बोला जा रहा है प्लेट विवर्तनिकी में इसकी भूमिका को बताइए। किसकी भूमिका को, मेंटल प्लूम की भूमिका को बताना है प्लेट विवर्तनिकी में। और तीसरा क्या है कि प्लेट विवर्तनिकी के किनारों का सचित्र वर्णन कीजिए। तो आपने पिछली कक्षा में 2 प्रश्न हल किया है। कौन कौन से प्रश्न आपने देखे हैं, आपने अभी तक यह देख लिया है कि प्लेट विवर्तनिकी क्या होता है, इस पर आपने उत्तर लिखा था, पिछला उत्तर प्लेट विवर्तनिकी पर। प्लेट विवर्तनिकी के साथ दूसरा आपने देखा था कि प्लेट विवर्तनिकी के किनारे कौन से होते हैं, ये इसी में चर्चा में देखा था। तो 2 चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए। यदि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े हैं, लगातार जुड़े हैं, पहले दिन से जुड़े हैं, तो यह तो आपको पता होगा कि प्लेट विवर्तनिकी क्या है और प्लेट के किनारे कौन से होते हैं, कितने प्रकार के प्लेट के किनारे होते हैं। ठीक है। अब यदि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े हैं या नहीं भी जुड़े हैं और आपको ये दोनों चीज़ें पता हैं,
तो बहुत अच्छी बात है। अब मेंटल प्ल्यूम जो है ये बहुत कम लोगों को पता होगा, क्योंकि एक ऐसा शब्द है जो बहुत कम प्रयोग में आता है, किताबों में भी इसकी बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं की जाती है। तो मेंटल प्ल्यूम को परिभाषित कीजिए, मतलब अब आपने प्रश्न पढ़ लिया, कीवर्ड को अंडरलाइन कर लिया, कीवर्ड 3 निकल के आया, पहला मेंटल प्ल्यूम निकल के आया, दूसरा प्लेट विवर्तनिकी और इसके किनारे निकल के आए। अब तीसरा स्टेप जो होता है किसी भी प्रश्न के संदर्भ में, जो तीसरा स्टेप होता है कि जब आप 2 बार प्रश्नों को पढ़ लेते हो, कीवर्ड को आप अंडरलाइन कर लेते हो, तो कीवर्ड को अंडरलाइन करने के बाद जो तीसरा महत्वपूर्ण काम होता है कि आपको यह देखना होता है कि आपका जो ये प्रश्न है आप इसको किस प्रकार से हल कर सकते हो। किस प्रकार से हल करने का मतलब कि आप इस प्रश्न को क्या चित्रों के माध्यम से दर्शाओगे, ग्राफ का प्रयोग करोगे इस प्रश्न के उत्तर में, या पैराग्राफ वाइज लिखोगे। तो आपने देखा कि ये जो प्रश्न है इसकी जो प्रवृत्ति है, इसका जो नेचर है, उसके आधार पे यदि हम देखें तो इस प्रश्न का जो तीसरा भाग है वो तो सचित्र वर्णन करना है। सचित्र वर्णन करना है मतलब कि वहां पे आप चित्रों के माध्यम से, ग्राफ के माध्यम से दर्शा सकते हो। क्या पहले और दूसरे भाग में भी चित्र का प्रयोग किया जा सकता है? जी हाँ, मेंटल प्ल्यूम के संबंध में भी चित्र का प्रयोग आप कर सकते हो और प्लेट विवर्तनिकी की चर्चा करते समय भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये जो आपका उत्तर होगा ये मिला जुला होगा। ठीक है, मतलब इसमें आप पैरा भी लिखोगे कुछ और चित्रों के माध्यम से भी दर्शाओगे, ये चीज़ें आपकी स्पष्ट हो गई। अब आपको देखना होता है कि आपका प्रश्न कितने भागों में विभाजित है। प्रश्न 3 भागों में विभाजित है, मतलब आपका जो उत्तर होगा वो 3 खंडों में लिखा जाएगा, 3 भागों में उसको विभाजित करके आप लिखोगे। ठीक है, 3 खंडों में विभाजित करके लिखोगे, ये भी हो गया। अब चौथा काम होता है, क्योंकि अभी आप प्रारंभिक चरण में हो और प्रारंभिक चरण में मैंने आपको बताया है कि आपको टाइम तो देखना ही है नहीं, समय का ध्यान ही नहीं रखना है। दूसरी बात यह भी ध्यान नहीं रखना है कि आपको पता है कि नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने पूरी छूट दी है कि आप नकल कर लो, रट्टा मार लो, नोट से देख लो, वेबसाइट से देख लो, जहां से भी आप इस संदर्भ में पढ़ सकते हो वो चीज़ें आप कर सकते हो, पूरी छूट आपको दी गई है। तो टाइम को नहीं देखना है यहाँ पे पहले चरण में, और हर तरह से जहाँ से भी आप इसका कंटेंट इकट्ठा कर सकते हो इकट्ठा कर लेना है। अब जब आप कंटेंट इकट्ठा कर लेते हो तो उसके बाद आपको क्या करना होता है? कंटेंट इकट्ठा करने के बाद आपको उसका क्रम सजाना होता है, डिसाइड करना होता है कि किस क्रम में कौन सा कंटेंट लिखा जाएगा। यह भी आपने डिसाइड कर लिया, अब आपको अपना उत्तर लिख जाना है। लेकिन क्योंकि आप बिहार राज्य विशेष की तैयारी कर रहे हो, बिहार राज्य विशेष में जीएस के 2 पेपर आपको देखने को मिलते हैं। प्रत्येक पेपर से 8 प्रश्न आपको हल करने होते हैं और ये 8 प्रश्न हल करने के लिए आपके पास 180 मिनट का समय होता है। और इस आधार पे यदि हम देखें तो एक वर्ड, मतलब एक, आप कह सकते हो 1 मिनट में आपको 20 वर्ड की स्पीड बनानी है। ठीक है, कितनी? 20 वर्ड की। तो आप जब उत्तर लेखन करते हो तो यह भी आपको ध्यान में रखना है कि कम से कम आपकी जो शब्द स्पीड है लिखने की वो आपकी 20 वर्ड पर मिनट, कम से कम 20 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। और इस दिशा में पहले दिन से आपको ध्यान रखना है। भले ही आप सब कुछ नकल कर लेते हो, भले ही अपना टाइम मैनेजमेंट नहीं देखते हो, ठीक है, लेकिन स्पीड जो है ना, क्योंकि अब आपके पास कंटेंट आ गए, तो मान लो आप एक पंक्ति भी लिखते हो ना, तो एक पंक्ति ही अपने फुल स्पीड में लिखो। ठीक है, स्पीड हमेशा ध्यान में रखना है, स्पीड बहुत ज़रूरी है। और मुख्य परीक्षा पास करने का जो गुरु मंत्र है, आप जो कह सकते हो रामबाण है, वो क्या है? वो है कि आपका यदि उत्तर लेखन स्पीड बेहतर है, आप मुख्य परीक्षा में सभी प्रश्नों को टच कर देते हो, सभी प्रश्नों में कुछ ना कुछ लिख देते हो और ठीक ठाक लिख देते हो, तो आपको मुख्य परीक्षा क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता। चाहे आप यूपीएससी की बात करें, चाहे आप राज्य विशेष की बात करें, जहां पर मुख्य परीक्षा लिखित है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इस प्रश्न पे और इसका हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले बोला गया है मेंटल प्ल्यूम को परिभाषित कीजिए। अब मेंटल प्ल्यूम को परिभाषित करना है तो मेंटल प्ल्यूम होता क्या है? मेंटल प्ल्यूम विशेष रूप से
यदि हम देखें तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। मेंटल प्लूम एक प्रकार की अनियमितता है। क्या है? मेंटल प्लूम एक प्रकार की अनियमितता है। और ये जो अनियमितता होती है ये क्यों होती है? क्योंकि हमारे पृथ्वी के गर्भ में, हमारे इस धरा के गर्भ में हमेशा ऊर्जा का संकेंद्रण होता रहता है। और जब ऊर्जा का संकेंद्रण होता है तो वहाँ से बहुत भारी मात्रा में, यदि आप कह लीजिए, तो वहाँ से क्या होती है? वहाँ से आपको देखने को मिलता है कि ऊष्मा जो है वो निकलती है। ठीक है, ऊर्जा संकेंद्रण के दौरान जो है ऊष्मा निकलती, मतलब आप कह सकते हो पृथ्वी के गर्भ में बहुत भारी मात्रा में लगातार जो है ऊर्जा बनती रहती है। और इससे क्या होता है? इससे क्या होता है कि जब लगातार हमारा जो पृथ्वी का गर्भ है वो लगातार गर्म होता रहता है, वहां ऊर्जा निकलती रहती है, ऊर्जा का संकेंद्रण होता रहता है, तो आंतरिक भाग जो है वो बहुत ही गर्म हो जाता है। और जब भाग गर्म हो जाता है क्योंकि लगातार ऊर्जा निकल रही है, तो इससे क्या होती है कि वो बाहर निकलना चाहती है, वो निर्मुक्त होना चाहती है, वो उस स्थान से बाहर निकलना चाहती है। और बाहर निकलेगी कैसे? क्योंकि पृथ्वी की बहुत सारी परतें हैं, तो इसको जो है, क्योंकि ऊर्जा सबसे लास्ट में है, पृथ्वी के गर्भ में है, अब ये निकलना चाहती है। निकलना चाहती है तो क्या करेगी? ये ऊपर लगातार जो सरफेस है उस पर लगातार दबाव डालेगी। ठीक है, पहली बात तो ताप बहुत ज़्यादा है, दूसरी बात लगातार दबाव पड़ रहा है। और लगातार दबाव पड़ने के कारण किसी भी चीज़, कोई भी कितनी भी ठोस चीज़ हो, यदि उस पर लगातार आप वार कर रहे हैं, लगातार आप दबाव डाल रहे हैं, तो उसकी जो वास्तविक स्थिति है, उसकी जो साइज है, उसकी आप कह सकते हो जो संरचना है, उसमें विकृति उत्पन्न होती है। मान लीजिए पहले ऐसा था, लगातार दबाव पड़ने के कारण कुछ स्वरूप में उसके बदलाव आपको देखने को मिलता है। और ये जो बदलाव देखने को मिलता है, यही आप कह सकते हो कि यही मेंटल प्लूम के कारण है। क्यों? मेंटल प्लूम क्या है? मेंटल प्लूम के बारे में यदि एक लाइन में आप समझें तो आप समझ लीजिए कि मेंटल प्लूम जो है ऊपर उठने का जो स्वरूप है, ऊर्जा जब निकलना चाहती है उसका ऊपर उठने का जो स्वरूप बन रहा है, उसी को प्लूम कहा जाता है, उसी को बोला जाता है प्लूम। और क्योंकि मेंटल से होता है इसलिए इसको मेंटल प्लूम नाम देते हैं। ठीक है, तो मेंटल प्लूम क्या है ये आपको स्पष्ट हो गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं और आपको बता देता हूँ, दिखा देता हूँ। और इससे क्या होता है कि लगातार इसी तरह से ये पुश करते रहते हैं, लगातार ऊपर निकलने का प्रयास करते रहते हैं। और एक स्थिति ऐसी आती है जब इन प्लेटों में, इन चट्टानों में दरारें बनने लगती हैं। और जब दरार बनती है तो उसी दरार के माध्यम से जो ऊर्जा है वो बाहर आती है, पिघला हुआ जो मैग्मा है वो बाहर आता है, लावा के रूप में उद्गार आपको देखने को मिलता है। और हवाई का क्षेत्र हो गया, हवाई द्वीप का क्षेत्र हो गया, प्रशांत पेटी जो हो गई, यहाँ लगातार इस तरह की गतिविधियां जो है होती रहती हैं। ठीक है, अब बात आती है मेंटल प्लूम में प्लेट विवर्तनिकी की भूमिका। ठीक है, सॉरी, प्लेट विवर्तनिकी में मेंटल प्लूम की भूमिका। देखो, प्लेट विवर्तनिकी में मेंटल प्लूम की क्या भूमिका है? क्योंकि जानते हो आप, जब लगातार दबाव बन रहा है तो इससे क्या होगा? जो चट्टानें हैं वो टूटेंगी तो वो गतिशील होंगी। ठीक है, तो कहने का मतलब है मेंटल प्लूम की जो भूमिका है मेंटल प्लूम की जो भूमिका प्लेट विवर्तनिकी में है, वो चट्टानों को गतिशील बनाए रखने में है, चट्टानों को गतिशील बनाने में इसकी भूमिका है। महाद्वीपों को तोड़ने में इसकी भूमिका है, क्योंकि जब ये बाहर निकलना चाहता है तो महाद्वीपों को तोड़ के ही लावा बाहर निकलता है। महाद्वीपों को तोड़ने में इसकी भूमिका है। प्लेटों के संचलन में इसकी भूमिका है। तो इसकी भूमिका क्या है ये आप जानते हैं। तो प्लेटों के परिवहन में, महाद्वीपों के तोड़ने में इसकी प्रमुख भूमिका है। और इसमें जब आप बताते हो तो इसमें प्लेट विवर्तनिकी से जोड़कर इन दो भूमिकाओं का आप वर्णन भी कर सकते हो, क्योंकि प्लेट विवर्तनिकी आपने पढ़ रखा है, प्लेट विवर्तनिकी से संबंधित आपने एक बेहतर उत्तर लेखन भी किया है। तो ये चीज़ें आप बता सकते हो। और आप जानते ही हो कि जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो किस प्रकार से वो धीरे धीरे लावा ठोस होकर पुनः चट्टानों का रूप ले लेता है। ठीक है, तो वो सारी गतिविधियां जो होती हैं ज्वालामुखी की, उसको भी आप इसमें 2 से 3 पंक्तियों में जगह दे सकते हो। ठीक है, इसके कारण क्या होता है? मेंटल प्लूम के कारण आप कह सकते हो निष्कर्षता, या कहा जा सकता है कि मेंटल प्लूम के कारण जहां
प्लेट गतिशील होती हैं, प्लेटों की गतिशीलता बढ़ती है, जहां महाद्वीपों का विखंडन होता है, चट्टानें टूटती हैं, वहीं दूसरी तरफ भ्रंश घाटी का भी निर्माण होता है। और भ्रंश घाटी का निर्माण क्यों होता है? क्योंकि दो प्लेटें अपने स्थानों से हटती हैं। हटती क्यों हैं? नीचे से दबाव पड़ता है और जब लावा बाहर निकलना चाहता है तो वो दोनों प्लेटों को दो विपरीत दिशा में गतिशील बनाता है और वहां पे भ्रंश का निर्माण होता है। तो कहीं ना कहीं भ्रंश घाटी का जो निर्माण होता है, भ्रंश घाटियां जो आप देखने को पाते हो, वहां पर भी मेंटल प्लूम की अपनी भूमिका है। मेंटल प्लूम की भूमिका के कारण ऐसे देखने को मिलता है। ठीक है, ये तो चीज हो गई मेंटल प्लूम की, और प्लेट विवर्तनिकी के संदर्भ में मेंटल प्लूम क्या करता है वो आपने देख लिया। अब तीसरी जो चर्चा है वो बात है कि प्लेट विवर्तनिकी के जो किनारे हैं उनका सचित्र वर्णन कीजिए, क्योंकि आपके प्रश्न के तीसरे भाग में बोला गया है कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत की बात हो रही थी। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत की बात है कि इसके प्रमुख किनारों का सचित्र वर्णन कीजिए। आप जानते हैं जब प्लेटों के किनारों की बात की जाती है, पिछली कक्षा में आपने समझा था कि प्लेटों के मुख्य रूप से 3 किनारे आपको देखने को मिलते हैं। पहला रचनात्मक प्लेट किनारा आपको देखने को मिलता है, दूसरा विनाशात्मक प्लेट किनारा आपको देखने को मिलता है, और तीसरा जो होता है वो होता है संरक्षी प्लेट किनारा। तो 3 प्लेट किनारे जो आपने पढ़े हैं उन तीनों का यहाँ पे विस्तृत वर्णन कर देना है। जैसे कि आपने देखा है रचनात्मक प्लेट किनारा क्या होता है। रचनात्मक प्लेट किनारा मतलब जब दो चट्टानें एक दूसरे से दूर हटती हैं, दो प्लेटें एक दूसरे से दूर हटती हैं, तो वहां पे जो पृथ्वी से लावा निकलता है उसके कारण कुछ नवीनतम चट्टानें फिर से बनने लगती हैं और इस प्रकार से यहां पे रचना हो रही होती है, इसीलिए इसको रचनात्मक प्लेट किनारा कहते हैं। दूसरी बात आती है विनाशात्मक प्लेट किनारा की। विनाशात्मक प्लेट किनारा में क्या होता है, जब दो चट्टानें एक दूसरे की सम्मुख दिशा में गतिशील होती हैं और ऐसे गतिशील होने के कारण जो हल्की प्लेट होती है उसके नीचे भारी प्लेट अधोगमित हो जाती है, या दूसरे शब्दों में महाद्वीपीय प्लेट के नीचे महासागरीय प्लेट अधोगमित हो जाती है और इसके कारण जो चट्टान अधोगमित होती है उसका विनाश होता है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं विनाशात्मक प्लेट किनारा। एक तीसरा होता है संरक्षी प्लेट किनारा। संरक्षी प्लेट किनारा में ना तो रचना होती है और ना ही विनाश होता है, लेकिन संरक्षी प्लेट किनारा जहां भी कहीं होता है वहां पर अक्सर भूकंपीय गतिविधियां आपको देखने को मिलती हैं। क्यों? क्योंकि संरक्षी प्लेट किनारा में क्या होता है, जो प्लेट हैं दो प्रकार से गतिशील, या तो प्लेटें जो हैं एक दूसरे के समांतर एक ही दिशा में बढ़ेंगी या एक दूसरे के समांतर विपरीत दिशा में बढ़ेंगी। और ऐसे में जब ये एक साथ एक ही दिशा में बढ़ती हैं तो यहाँ पे तो सब कुछ सामान्य रहता है, लेकिन जब ये पीछे हटती हैं मतलब एक दूसरे के विपरीत दिशा में जब ये गतिशील करती हैं समांतर, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ट्रांसफॉर्म फॉल्ट यहाँ पे तैयार होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। अब आइए चित्रों के माध्यम से समझते हैं कि किस प्रकार से इस उत्तर को लिखा जाना चाहिए। और अभी तक जो आपने रचनात्मक प्लेट किनारा हो गया, विनाशात्मक प्लेट किनारा हो गया, संरक्षी प्लेट किनारा हो गया, या दूसरे शब्दों में यदि हम बोलें तो कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन हो गया, इसके साथ डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन हो गया। तो इनको जो आपने अभी तक समझा है ना, उससे थोड़ा सा और ज़्यादा जाकर बेहतर समझने का प्रयास करते हैं। उम्मीद करता हूं इतना तो समझ में आ गया होगा कि इस उत्तर में आपको लिखना क्या है। ठीक है, और अब इसके आगे हम बात करने वाले हैं इनके चित्रों के माध्यम से, कि चित्रों के माध्यम से किस प्रकार से आप इनको और बेहतर तरीके से दिखा सकते थे, उसकी बात हम करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसको और बेहतर तरीके से आप कैसे दिखा सकते हैं। चलिए, ये देखो चित्र जो आपको दिख रहा है, ये जो चित्र है ये दर्शाता है, यहाँ पे जो आप चित्र देख रहे हैं ये मेटल प्लूम को दर्शा रहा है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कोर क्षेत्र से लगातार जो है
जो गैसें हैं, जो इस तरह का तप्त मटेरियल है वो लगातार ऊपर निकलना चाह रहा है, वो लगातार लिथोस्फीयर की तरफ गतिशील है। और ऐसे में आप देखते हैं कि इस तरह का जो चित्र आपको देखने को मिलता है कि लगातार यहाँ से गर्म हो रही हैं चीज़ें, जो गर्म गैसें हैं, जो इस प्रकार के पदार्थ हैं द्रव अवस्था में, वो लगातार ऊपर निकलने का प्रयास कर रहे हैं। और ऊपर निकलने के प्रयास में क्या है कि ये लगातार जो इसका ऊपर का स्वरूप है इसमें बदलाव कर रहे हैं, ये आपको देखने को मिल रहा है। कुछ समय बाद ऐसी स्थिति हो जाती है कि ये जो हैं ये पहुंच जाते हैं लिथोस्फीयर तक, और जब लिथोस्फीयर तक ये पहुंच जाते हैं तो यहाँ पे एक हॉट स्पॉट बन जाता है। हॉट स्पॉट से संदर्भित वही मतलब है कि जहाँ से लावा निकलने वाला होता है वो एरिया जो है वो हॉट स्पॉट का एरिया है, वो बन जाता है, ये आपने देख लिया। और इसके बाद आगे आपको देखने को मिलता है कि कुछ समय बाद जब ये प्रतिक्रिया लगातार होती रहती है तो लावा का उद्गार आपको देखने को मिलता है। हॉट स्पॉट से फिर वॉल्केनिक एक्टिविटी होने लगती है। तो ये 3 चित्र आप दिखा सकते हो मेटल प्लूम के संदर्भ में, ठीक है। इसके बाद आपको देखने को मिलता है यहाँ पे हम प्लेट किनारों की बात करेंगे। ये आपका आ गया डिस्ट्रक्टिव प्लेट किनारा, विनाशात्मक प्लेट किनारा। अब विनाशात्मक प्लेट किनारा में क्या होता है, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 2 प्लेटें आपको देखने को मिल रही हैं। एक प्लेट ये वाली आपकी है और एक प्लेट आपकी ये वाली है। दोनों प्लेटें क्या हैं कि एक दूसरे की विपरीत दिशा में गतिशील हैं, और यहाँ पर जब दोनों प्लेटें आपकी आपस में मिलती हैं, ये भारत के संदर्भ में मैंने आपको दर्शाया है, तो क्योंकि भारत के संदर्भ में ये महासागरीय प्लेट है, और महासागरीय प्लेट जो है वो महाद्वीपीय प्लेट से टकराहट होती है। ऐसे में आपको यह देखने को मिलता है, ध्यान दीजिएगा, यह देखने को मिलता है कि जब 2 प्लेटें आपस में टकराती हैं तो प्लेटों का जो ऊपरी भाग है ना, प्लेट का जो ऊपरी भाग है ना, वो कहीं अधोगमित नहीं होता। ये जो भाग है ये कहीं अधोगमित नहीं होता, ये जाकर दूसरी प्लेट से जुड़ जाता है। और प्लेट का जो निचला भाग होता है ना, जो प्लेट का निचला भाग होता है ना, ये जाकर अधोगमित होता है, और यहाँ पर होता है ये बेनी ऑफ जोन क्षेत्र। अब आप पूछोगे कि बेनी ऑफ जोन क्षेत्र जो है ये क्या होता है, तो वह क्षेत्र होता है जहाँ पर प्लेट का किनारा धंसकर द्रव रूप में हो जाता है, उस क्षेत्र को बोलते हैं बेनी ऑफ जोन क्षेत्र। अब ये प्लेट यहाँ पे गई नीचे, धीरे धीरे ये पहुंची बेनी ऑफ जोन में, और बेनी ऑफ जोन में क्या हुआ, ये प्लेट द्रव रूप में आ गई, ठीक है। अब द्रव रूप में आ गई क्योंकि नीचे हमेशा तप्त वातावरण बना हुआ है, और क्यों तप्त बना हुआ है यदि हम बात करें तो आप जानते हो कि रेडियोधर्मी जो पदार्थ होते हैं उनकी बाहुलता है पृथ्वी के गर्भ में, और जब कहीं कहीं इनकी बहुत ज़्यादा बाहुलता हो जाती है तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर जो ताप होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और क्योंकि यहाँ पे एक दूसरी प्लेट आ रही है तो निश्चित रूप से जब दूसरी प्लेट यहाँ पे गलेगी, द्रव अवस्था में आएगी, तो यहाँ पे जो रेडियोधर्मी पदार्थ हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाएगी, उनकी वजह से यहाँ पे ताप बढ़ जाएगा, और जब ताप ज़्यादा बढ़ेगा यहाँ पे विभिन्न प्रकार की गैसें बनेंगी तो ये ऊपर निकलना चाहेंगी। अब ये ऊपर निकलना चाहेंगी तो कहाँ निकलेंगे, यहाँ पे आपका हिमालय पर्वत है, क्या ये हिमालय को तोड़ के निकल आएंगी? नहीं आ सकती, क्योंकि हिमालय विश्व का सबसे ऊंचाई का पर्वत है, उतनी ऊंचाई तक नहीं तोड़ सकती हैं। आगे बढ़ेंगी ये तो यहाँ पे तिब्बत का पठार है, क्या तिब्बत को पठार को तोड़ सकती है? नहीं तोड़ सकती, ठीक है। तो ये क्या करेंगी, ये यहाँ से मूव करेंगी, एथनोस्फीयर में ये यहाँ से मूव करेंगी और ये आगे चलती जाएंगी। ये इंतजार करेंगी कि कहाँ का जो सरफेस है उसको हम तोड़ सकते हैं। तो ये जब आगे बढ़ेंगी तो यहाँ पे इनको देखने को मिलता है बीच में जो महाद्वीपीय प्लेट है वहाँ पे कहीं इनको मिलेगा इस प्रकार का स्थान, क्योंकि महाद्वीपीय प्लेट भारी है और लगातार मूव कर रही है। तो ये कुछ ऐसा स्थान, अब ये हिमालय को तो तोड़ नहीं सकती थी, तिब्बत के पठार को भी नहीं तोड़ सकती थी, लेकिन हाँ महाद्वीपीय प्लेट को ये तोड़ सकती हैं, जी हाँ तोड़ सकती हैं। तो कहीं पर एक ऐसी सिचुएशन बनेगी जहां पर ये लगातार, जैसे आपने पढ़ा था मेंटल प्ल्यूम अभी आपने पढ़ा था, तो यहाँ पे वही चीजें हो रही हैं। यहाँ पे लगातार ये पुश कर रही हैं, इसको पुश कर रही हैं, और इसके कारण कुछ वर्षों के बाद एक ऐसी स्थिति आएगी कि यहाँ पे दरारें बनेंगी, और जैसे ही दरार यहाँ पे बनी तुरंत लावा बाहर आने लगा, और जब लावा बाहर आने लगा
आप जानते होंगे लावा जब बाहर आने लगा तो वो और प्रयास करेगा इन दोनों प्लेटों की जो अब यहाँ पे टूटी हैं तो इनकी दूरी को बढ़ाने का प्रयास करेगा, गैप को बढ़ाने का प्रयास करेगा, तो गैप और बड़ा हो गया। अब क्योंकि लावा जो है ऐसा नहीं है कि लगातार एक बार निकला तो लगातार निकलता ही रहेगा, कभी ना कभी तो शांत होगा, कभी ना कभी तो यहाँ पे जो रेडियोधर्मी पदार्थों की जो बाहुलता थी उसके कारण जो विभिन्न प्रकार की गैसें और जो इस प्रकार का माहौल बना वो कभी ना कभी शांत होगा। ठीक है, तो जब ये शांत होगा तो क्या होगा कि लावा जो है अब यहीं पे, जैसे लावा कोई चीज़ ऐसे निकल रहा है तो ऐसे ही तो फैलता है ना सरफेस पे ऐसे, तो अब लावा जो निकल रहा है यहाँ से इस तरह के सरफेस पे जाके ये ठंडा हो जाएगा, और जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर ये चट्टानों के रूप में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये वही चट्टानें हैं जो लावा के ठंडा होने से बनी हैं। अब पुनः ये आगे बढ़ेगा क्योंकि चट्टानों में टकराहट हो रही है, पुनः आगे बढ़ेगा, पुनः ये ज्वालामुखी गतिविधियां होंगी और जिसके कारण फिर कुछ समय बाद यहाँ नया भाग बनता रहेगा। तो कहने का मतलब है कि जब प्लेटें टकराती हैं तभी आप देखने को मिलते, नहीं तो ऐसे यदि होता नया यहाँ पे रचना कुछ नहीं हो रही होती तो क्या हो जाता, प्लेटें तो समाप्त होनी थी ना भाई, लगातार जा रही है गल रही है तो समाप्त तो होगी ही ना, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि यदि यहाँ पे प्लेटें अधोगमित हो रही हैं तो कहीं ना कहीं लावा के रूप में जब सतह पे आ रहा है तो वो ठंडा होकर जो है नई चट्टानों का रूप भी ले रहा है, और ये क्योंकि महासागरीय प्लेट है, इसके ऊपर जल है, तो ऐसे भी जो लावा निकलता है वो बाहर नहीं आ पाता है क्योंकि जल अपने तक सतह तक आते आते उसको ठंडा कर देता है और आंतरिक सतहों पर ये जम जाता है। तो इस प्रकार से प्लेटों की गतिशीलता बनी रहती है, ये जो क्रम है ये आपका चलता रहता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसलिए याद रखना है, नहीं तो लोग यदि आपसे प्रश्न कोई करे कि भाई गंगा का जो प्लेन है वो यदि प्लेटों की लगातार टकराहट हो रही है तो गंगा के प्लेन को तो अब तक एथनोस्फीयर में चला जाना चाहिए था क्योंकि ये प्लेटें लगातार नीचे अधोगमित हो रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि किसी भी प्लेट का जो ऊपरी भाग होता है वो जो है अधोगमित नहीं होता है, प्लेट का जो निचला हिस्सा होता है वो अधोगमित होता है, ऊपरी हिस्सा जाकर दूसरी प्लेट से लग जाता है। ठीक है, और ऐसे में क्या होता है, ऐसे में जहां भी विनाशात्मक प्लेट किनारा होगा वहां पे क्या होगा, उसके किनारों पर आपको मोड़दार पर्वत देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लेटें अधोगमित हो रही हैं तो यहाँ पे आपको मोड़दार पर्वत देखने को मिल रहा है हिमालय के रूप में। और इसी प्रकार की चीजें आप रॉकी के संदर्भ में देख सकते हैं, इसी प्रकार की चीजें आप एंडीज के संदर्भ में देख सकते हैं, इसी प्रकार की चीजें आप ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में भी देख सकते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर जो पर्वत हैं उनके संदर्भ में भी आप देख सकते हैं। तो ये हमेशा याद रखिएगा, जहां विनाशात्मक प्लेट किनारा होगा उसके किनारों पर आपको मोड़दार पर्वत अवश्य देखने को मिलेंगे। तो ये तो क्या हो गया, ये तो बात हो गई आपके विनाशात्मक प्लेट किनारा के। अब विनाशात्मक प्लेट किनारा के बाद जब हम आगे बढ़ेंगे, अगली जो आपकी रचना है वो आपको देखने को जो मिलती है वो है रचनात्मक प्लेट किनारा। ये आपका है रचनात्मक प्लेट किनारा। अब रचनात्मक प्लेट किनारा नाम से ही स्पष्ट है कि यहाँ पे नई रचना हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, नई रचना हो रही है, और नई रचना उसी प्रकार से हो रही है जैसे आपने विनाशात्मक प्लेट किनारा में लास्ट में देखा था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि लगातार मेटल प्लूम की जो स्वरूप होगा वो यहाँ पे विकसित होगा, लावा यहाँ भी बाहर निकलना चाहेगा, और जब लावा बाहर निकलेगा तो ये क्या करेगा, ये दो प्लेटों को विपरीत दिशा में ढकेल देगा, और दो प्लेटों को जब ये विपरीत दिशा में धक्का दे देगा तो वहीं से रचनात्मक प्लेट किनारा की कंडीशन तैयार हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दो प्लेटें दोनों विपरीत दिशा में मूव कर रही हैं, और लगातार ये चीज़ें बढ़ती रहेंगी, लगातार ये प्लेटें मूव करती रहेंगी, और यहाँ पे जब भी लावा का उद्गार होगा वो ठंडा होगा तो यहाँ नवीनतम रचना होगी, लावा जमा होगा, ठोस होगा और चट्टानों के स्वरूप में आएगा, नवीनतम रचना होती रहेगी। अभी ये है, फिर ये यहाँ से फिर से निकलना चाहेगा लावा, इसको मूव करेगा, ये वाला पार्ट यहाँ पहुँचा, यहाँ नवीनतम रचना होगी। तो ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और इस प्रकार के प्लेट किनारों में दो तीन चीज़ें हैं, जैसे एक है मैग्मा चैम्बर। मैग्मा चैम्बर क्या होता है? मैग्मा चैम्बर के संदर्भ में आप ये समझिए कि एथनोस्फीयर में रेडियोधर्मी पदार्थों की अधिकता हो जाने के कारण जहां पे एनर्जी जनरेट होती है उसी को बोलते हैं मैग्मा चैम्बर। ठीक है,
इसके साथ साथ जब ये ऊर्जा निकलना चाहती है तो किस रूप में बाहर आती है? जो ऊर्जा निकलना चाहती है किस रूप में बाहर आती है? कन्वेक्शनल करंट के रूप में बाहर आती है, यह भी आपको पता होना चाहिए। और जहां से उठती है उसको हॉट स्पॉट एरिया बोलते हैं, उसको हॉट स्पॉट एरिया बोलते हैं, ये भी आपको पता हो गया। और उठने का जो स्वरूप होता है, मान लीजिए ये स्वरूप है उठने का, तो इसको बोलते हैं प्ल्यूम। ठीक है, उठने के स्वरूप को क्या बोलते हैं? प्ल्यूम बोलते हैं। इसके साथ साथ आपको पता हो गया इतनी चीज़ें, और आप इससे यह अंदाज़ा लगा सकते हो कि लगातार जो समुद्र का नितल है वो लगातार फैल रहा है। एक अच्छी क्लास मैं लूँगा प्लेट विवर्तनिकी के संदर्भ में, जिसमें विश्व के सभी प्लेटों की हम चर्चा करेंगे, और उसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से लगातार समुद्रों का प्रसार हो रहा है, समुद्र नितल प्रसार किस प्रकार से हो रहा है, किस प्रकार से जो प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर सिकुड़ रहा है, किस प्रकार से अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर का प्रसार हो रहा है, उस सब को हम समझेंगे। और कहीं ना कहीं ये सब प्लेट विवर्तनिकी से जुड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पे उत्तर लेखन की बात कर रहे हैं तो आपके उत्तर के संदर्भ में इतनी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। इसके बाद तीसरा आता है संरक्षी प्लेट किनारा। और संरक्षी प्लेट किनारा का मैं चित्र आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट, यदि मैं दिखा सकूं तो मैं दिखा देता हूं संरक्षी प्लेट किनारा का चित्र। और ये बहुत ही रोचक सब्जेक्ट है, रोचक टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से लगातार प्रश्न भी बनते हैं और इसको जानना जरूरी है, क्योंकि आप भूकंप की बात करते हो, ज्वालामुखी की बात करते हो, तो उस संदर्भ में इसको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हम आगे प्रश्न पे, सॉरी इसमें फिगर नहीं है संरक्षी प्लेट किनारा का, आप सर्च कर सकते हो गूगल से और उसके माध्यम से लिख सकते हो। तो एक बेहतर उत्तर कैसे लिखना है वो मैंने आपको बता दिया। 3 भागों में उत्तर डिवाइड करके 3 भागों में उत्तर को विस्तृत तरीके से अच्छे से सचित्र वर्णन करना है, और उम्मीद करता हूँ कि इसको आप लिखकर ऐप के माध्यम से हम तक पहुँचाएंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।